हेलो एवरीवन। तो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द रिवीजन करने की। तो देखते हैं यूनिट 1। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन कौटिल्यस सप्तंग थ्योरी। तो इसमें क्या था कि जो कौटिल्य था, चाणक्य, उन्होंने डिस्क्राइब करा था किंगडम को एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको मतलब एज ह्यूमन बॉडी होती है और उसके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो उसने जो हेड स्वामी को डिस्क्राइब करा था एज हेड, अमात्य को डिस्क्राइब करा था आइज़ की तरह, और जनपद को लेग्स की तरह, और दुर्ग को आर्म्स की तरह, और कोस को माउथ की तरह, और दंड को ब्रेन की तरह, और मित्र को आइज़ की ईयर्स की तरह। तो स्वामी द किंग क्या होता है? जो किंग होता है वो हेड होता है स्टेट का। और क्या कहते हैं, ये एक डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए और बहादुर होना चाहिए किंग। दूसरा देखते हैं अमात्य। अमात्य द आइज़ से कंपेयर करा है तो जो अमात्य होते थे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे जो किंग को एडवाइस देते थे। तो और क्या कहते हैं, हेल्प किंग टू सी द प्रॉब्लम्स इन द किंगडम टू मेक बेटर डिसीजन। और जो जनपद होते थे वो लैक्स जो सपोर्ट करते थे पूरी स्टेट को यानी बॉडी को। और जो दुर्ग मतलब फोर्ट जो होते थे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे किंगडम को। लाइक आर्म्स प्रोटेक्ट द बॉडी, फोर्ट प्रोटेक्ट द किंगडम फ्रॉम एनिमीज एंड वॉर। कोस जो ट्रेजरी होती है, मतलब जो उनके पास धन संपत्ति होती थी, उसको माउथ से कंपेयर करा है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो डिजास्टर्स और फेमाइंस के वक्त काम में आते थे और मेंटेन आर्मी को करने के लिए। और जो दंड आर्मी, जो आर्मी होती थी वो रूल्स और रेगुलेशन को मेंटेन करवाती थी उनको, जो कोई उनको कानून को तोड़ता था उसको पनिश करते थे वो। मित्र जो फ्रेंड्स होते थे, और नाइबर किंग जो होते थे जो कि इमरजेंसी के टाइम काम में आते थे। तो अगर इन सातों ऑर्गन्स में से अगर कोई एक भी वीक हो जाए तो क्या कहते हैं, जो किंगडम है वो वीक पड़ जाता। तो इस तरह से ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट देखते हैं थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स कैसे बने थे? तो पहले पहले कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी। तो जो तो उसके लिए जो ये स्टेट बने हैं उसमें राजा कैसे बना, तो उसके लिए 4 थ्योरी दी गई हैं। पहली थ्योरी है द फोर्स थ्योरी, पावर थ्योरी। इसमें बोला जाता है कि जो वीकर विलेजेस होते थे उन पर जो स्ट्रोंगर राज्य होते थे वो अटैक करके, और जो विनर होता था वो वीक जो हारता था वहाँ का राजा बन जाता था और उसको अपने साम्राज्य में विलय कर मतलब मिला लेता था, मर्ज कर लेता था। और फिर यहीं से मिलिट्री रूल और मोनार्की का मतलब ओरिजिन देखा जाता है। दूसरी थ्योरी थी कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, एग्रीमेंट थ्योरी। इसमें क्या था कि पहले मतलब जहाँ पे जो राजा थे वो, जहाँ पे कोई भी राजा नहीं होता था तो वहाँ पे अपना एक तरह का आतंक मचा के रखते थे, उन पे अत्याचार करते थे, उनको दास बनाते थे। तो फिर जो वहाँ के लोग थे वो मिलकर किसी एक अच्छे लीडर को सेलेक्ट करते थे और उससे मतलब एग्रीमेंट करते थे कि तुम हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो और हम तुमको टैक्स देंगे और तुम्हारा कहना मानेंगे। तो ये एक तरह की डील होती थी, तो इसलिए इसको एग्रीमेंट थ्योरी बोला जाता है। तीसरी थ्योरी आती है डिवाइन थ्योरी। इसमें बोला जाता है जो किंग है वो गॉड के द्वारा सेलेक्ट करके भेजा जाता है, और अगर हम किंग का कहना नहीं मानेंगे तो ये एक तरह का पाप है। अगर हम इसका कहना नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि हम भगवान का ही कहना नहीं मान रहे हैं। तो इसीलिए किंग को रिप्रेजेंटेटिव देखा जाता था गॉड का। चौथी थ्योरी आती है इवोल्यूशनरी थ्योरी। इसमें माना जाता है कि जो स्टेट है वो सडनली मतलब नहीं बने हैं, वो बहुत लॉन्ग टाइम पे के साथ बने हैं। तो इसमें सबसे पहले एक फैमिली बनी थी जिसमें जो सबसे ओल्डेस्ट मैन था वो रूल करता था। फिर उसके बाद क्लैन बने थे, जब फैमिलीज ज्वाइन हुई आपस में तो क्लैन बने, फिर क्लैन ज्वाइन होके ट्राइब बने, और ट्राइब ज्वाइन होने के बाद किंगडम बना। तो सबसे दिस इज़ मोस्ट साइंटिफिकली एक्सेप्टेड थ्योरी। इसके बाद आता है वर्ण आश्रम सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर। तो टू मेंटेन order and discipline, ancient Indian society was organized into two main systems. Varnas, work classes based on work, आश्रम stages of life। तो जो वर्ण वर्ण हुए थे वो मतलब क्लासीफाई हुए थे वर्क के बेस पे। तो 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
जो ब्राह्मण होते थे वो प्रेस्ट मतलब पुजारी, टीचर्स और जो स्कॉलर्स होते थे ये होते थे ब्राह्मण, जिनका काम होता था मतलब नॉलेज को स्प्रेड करना और जो रिचुअल्स होते हैं और गाइड करना सोसाइटी को। जो क्षत्रिय होते थे वो वॉरियर्स होते थे, जिसमें किंग और सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर आते थे। इनका काम होता था कि पीपल्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एनिमीज एंड मेंटेन लॉ, जो कानून को बनाए रखना। और वैश्य होते थे जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी। इसमें फार्मर्स आते थे, मर्चेंट और बिजनेसमैन आते थे। इनका काम होता था वेल्थ को जनरेट करना और इकोनॉमी को हैंडल करना। और शूद्र जो होते थे ये सर्विस क्लास होती थी, ये बाकी तीन क्लासेस को सर्विस प्रोवाइड करते करते थे। इसमें आते थे जो लेबर्स और वर्कर्स होते थे वो इसमें आते थे। चार आश्रम्स कौन से होते थे स्टेजेस ऑफ लाइफ? तो सबसे पहले आता था ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो गृहस्थ ये 25-25 साल के होते थे सारे, 25-25 साल के गैप पे। तो सबसे पहले आता था स्टूडेंट लाइफ, फिर हाउस होल्डर्स लाइफ, फिर रिटायरमेंट और फिर रिनंसिएशन। स्टूडेंट लाइफ में की फोकस रहता था पढ़ाई पे, डिसिप्लिन और लिविंग विद गुरु, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। हाउस होल्डर्स लाइफ स्टार्ट होती थी मैरिज के बाद। इसमें पर्सन पे क्या काम रहता था कि अपनी फैमिली को पालना है और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है। और रिटायरमेंट पे क्या होता था, जब पर्सन हैंड्स ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू नेक्स्ट जनरेशन, जितनी भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर कर दे और अपने मूव अवे हो जाए शहरी जीवन से स्पिरिचुअलिटी की तरफ, थोड़ा अध्यात्म की तरफ। उसके बाद संन्यास जब लेता था तो इसका मतलब है कम्प्लीटली डिटैचमेंट, मतलब वो फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए देखते थे, सिर्फ भगवान में ध्यान लगाना। उसके बाद आता है यूनिट 2। इसमें हम बात करेंगे वैदिक लिटरेचर्स। तो जो वेद हैं वो ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स थे जो संस्कृत में लिखे गए थे। जो वेद है वो विद शब्द से आया था, जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो इसमें 4 वेद होते थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो था वो ओल्डेस्ट वेद था। इसमें 1000 हिम्स थे, मतलब श्लोक जो डेडिकेटेड थे नेचर गॉड लाइक इंद्र और अग्नि। जो गायत्री मंत्र है वो भी इसी में पाया जाता है। सामवेद में ही मतलब सामा जो है ये रिलेटेड है सॉन्ग से। इसी में सारे गामा पाधानीसा ये भी इसी में थे। और जो ऋग्वेद में जो श्लोक थे उन्हीं को मतलब थोड़ा म्यूज़िक में गा के जो गॉड को मतलब इम्प्रेस करते थे। और यजुर्वेद रिलेटेड है यज्ञ से। और इसका मतलब यजुर का मतलब होता है सेक्रीफाइस और वर्शिप। ये एक तरह की यजुर्वेद जो है गाइड बुक है जो पुजारी होते हैं उनको कि मतलब रूल्स और फॉर्मूलाज फॉर परफॉर्मिंग यज्ञ, मतलब यज्ञ परफॉर्म करने के लिए और रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए एक तरह का गाइड बुक है यजुर्वेद। अथर्ववेद इन तीनों से बहुत अलग है और इसमें इट कंटेन्स नॉलेज ऑफ मेडिसिन्स। इसके अंदर जो दवाइयों की बहुत सारी नॉलेज है कि तुम नेचुरली कैसे हर्ब और ग्रीन प्लांट की हेल्प से कैसे किसी भी डिसीज़ का इलाज कर सकते हो। इसीलिए यही फाउंडेशन है आयुर्वेद का, होम्योपैथिक का। और एक क्वेश्चन आता है कि रामायण और महाभारत के बारे में लिखिए। तो इसमें तो तुम खुद भी लिख सकते हो, ये तो बहुत बेसिक है कि रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। इसमें राम के बारे में बताया गया है। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने इसमें बताते हैं कि इम्पोर्टेंस अबाउट धर्म और ओबीडियंस टू पेरेंट्स एंड लॉयल्टी और विक्ट्री ऑफ ट्रुथ ओवर इविल, सत्य पे असत्य की जीत, सॉरी सत्य पे नहीं, असत्य पे सत्य की जीत सॉरी फॉर डैट। महाभारत ये लिखी थी वेद व्यास ने। और इसमें 2 ग्रुप्स के बीच में युद्ध हुआ था, कौरव और पांडव। और ये लॉन्गेस्ट पोएम है इन द वर्ल्ड। और मेनली इट टीचेस अबाउट धर्म, मतलब व्हाट टू फॉलो एंड व्हाट टू नॉट टू फॉलो। एंड अब बात करते हैं यूनिट 3 की। इसमें सबसे पहला आता है भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। जो भक्ति मूवमेंट था वो हिंदुइज्म के लिए था, जिसमें फोकस था डिवोशन, भक्ति एंड लव फॉर गॉड।
रैदर देन रिचुअल्स एंड कास्ट। मतलब भक्ति सिर्फ भक्ति और भगवान के लिए प्यार, ये कास्ट वास्ट का सिस्टम के लिए नहीं। इसमें था कि वन वन गॉड, मतलब गॉड एक ही है पर वो अलग अलग नामों से जाना जा सकते हैं। और इक्वलिटी, कि कास्ट सिस्टम कुछ नहीं होता, जो भक्ति है वो कास्ट पे डिपेंड, मतलब कास्ट मैटर नहीं करता भक्ति में, सिर्फ उनका प्रेम भगवान के लिए कितना है वो मैटर करता है। और इसके जो फेमस संत हैं वो गुरु नानक हो गए, तुलसीदास जी हो गए। और सूफी मूवमेंट ये एक इस्लामिक मूवमेंट था जिसमें एम्फेसाइज करा था लव, पीस और डायरेक्ट कनेक्शन टू गॉड। तो इसके फीचर्स क्या क्या थे? ब्रदरहुड, कि सब यूनिटी में रहो। सिंप्लिसिटी, कि सिंपल लाइफ जियो, लग्जरी को रिजेक्ट करो। म्यूज़िक, कि थोड़ा दे यूज्ड पोइट्री टू रीच गॉड, गॉड तक पहुंचने के लिए थोड़ा वो म्यूज़िक का यूज़ करते थे। और इसके दो टाइप होते थे, बसारा जो इस्लाम के लॉज को फॉलो करते थे, और बेसारा जो नहीं करते थे। इसके एक किसी का नाम याद रख लेना, निजामुद्दीन औलिया। और इसके बाद आता है सिक्स सिस्टम्स और सददर्शन। तो इसमें इसमें आते हैं ये तीन छः: समख्या, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांता। समख्या, द ओल्डेस्ट स्कूल, ये एक्सप्लेन करता है कि यूनिवर्स जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो पुरुषा और एक प्रकृति, मतलब कॉन्शियसनेस और नेचर। योग, ये पतंजलि द्वारा फाउंड करा गया था, और इट फोकसेस ऑन कंट्रोलिंग माइंड एंड बॉडी थ्रू मेडिटेशन एंड आसन। ये तो बहुत ईजी है। और न्याय जो है ये गौतम द्वारा फाउंड करा गया था। इट इज़ स्कूल ऑफ लॉजिक, इट टीचेस हाउ टू यूज़ रीजनिंग टू फाइंड द ट्रुथ, ट्रुथ को कैसे फाइंड करें। वैसे सीखा ये कनाद के द्वारा फाउंड करा गया था। इट इज़ स्कूल ऑफ फिजिक्स, इट प्रपोज्ड द एटॉमिक थ्योरी यानी परमाणु थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। और मीमांसा फोकस्ड ऑन करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ एंड धर्म, मतलब कि तुम सही से अपने रिचुअल्स को और धर्म को फॉलो कर रहे हो या नहीं, ये मीमांसा उस पर फोकस करता है। वेदांता क्या होता है? कि वेद और अंत, एंड ऑफ वेदास। उसके बाद बात करते हैं इंडिया का कंट्रीब्यूशन इन मैथ एंड एस्ट्रोनॉमी। तो सबसे पहले तो ज़ीरो, जो आर्यभट्ट जी ने दिया था। विदाउट ज़ीरो बाइनरी कोड ही पॉसिबल नहीं होता, तो कंप्यूटर्स भी पॉसिबल नहीं होते आज के ज़माने में। और डेसिमल सिस्टम, जिन्होंने कैलकुलेशन बहुत इजी कर दी। फिबोनाची नंबर्स, ये मतलब इंडियन स्कॉलर्स ने बहुत पहले ही पैटर्न को पहचान लिया था, यूरोप से भी बहुत पहले। ज्योमेट्री, इंडस वैली के जो सिंधु घाटी के जो लोग थे, उन्होंने अपने टाउन प्लानिंग के लिए बहुत पहले ही ज्योमेट्री का यूज़ कर लिया था। और वैदिक टाइम में जो सुलभा सूत्र लिखने के लिए भी बहुत पहले ज्योमेट्री का यूज़ हो गया था। और एस्ट्रोनॉमी यानी जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें क्या क्या दिया है, आर्यभट्ट जी ने पहले ही बता दिया था कि जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, और पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। और इंडियन स्कॉलर्स ने और भी बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्लिप्स, मतलब जो ग्रहण होते हैं सोलर एंड लूनर, ये ग्रह क्यों पड़ते हैं, ये कोई मिथ नहीं था, इन्होंने पहले बता दिया था। एंड दे डेवलप प्रिसाइज लूनर एंड, उन्होंने मतलब कैलेंडर भी बता दिया था कि किस दिन नक्षत्र के हिसाब से कब ग्रहण पड़ेगा कब नहीं। उसके बाद बात करते हैं आयुर्वेद और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। आयुर्वेद, साइंस ऑफ लाइफ, इट इज़ एन एंशियंट इंडियन मेडिकल सिस्टम यूजिंग हर्ब्स एंड नेचुरल क्योर्स। ये एक मेडिकल सिस्टम है यूजिंग हर्ब्स एंड जो नेचुरल इलाज है उनके। चरक संहिता, जो ये पुस्तक है ये चरक के द्वारा राइट करी गई थी, जिसमें बहुत सारे डिसीज़ और इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग करे, मतलब इसके बारे में जैसे बोलते हैं ना नुस्खे, इसमें काफ़ी मतलब हर चीज़ का इलाज और डिसीज़ से कैसे लड़ें, इसके बाद इसमें सब कुछ लिखा गया था। सुश्रुता संहिता, ये सुश्रुता जो थे ये फादर ऑफ सर्जरी थे, इन्होंने पहली बार प्लास्टिक सर्जरी परफॉर्म करी थी और कैटरैक्ट सर्जरी परफॉर्म करी थी। और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, इंडस वैली में बहुत पहले ही मतलब एकदम
बढ़िया सैनिटेशन सिस्टम था, जिसमें हर घर से जो ड्रेन्स थी वो एक स्ट्रीट सीवर से कनेक्ट हो रही थी। दे बिल्ड द ग्रेट बाथ फॉर रिचुअल्स। और स्टेप वेल्स भी थी, बाउली, जो मतलब ब्यूटीफुल अंडरग्राउंड वेल्स थी, जो मतलब स्टेप्स जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, ऐसे अंडरग्राउंड सीढ़ियाँ बनती हैं, और मतलब गड्ढे के अंदर, जिसमें पानी अंदर जा जा के स्टोर होता रहता है, जो राजस्थान और गुजरात में बहुत कॉमन है। और कैनाल और डैम तो आपको पता ही है। हम बात करते हैं यूनिट 5 की। इसमें बात करते हैं डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर्स। तो इसमें 3 आते हैं, एक नगर स्टाइल, एक द्रविडियन, एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। जो नगर स्टाइल होते हैं ये होते हैं नॉर्थ इंडिया में। इसकी जो टेम्पल की जो शेप होती है वो बीहाइव शेप्ड होती है और कर्व होती है, जिसको हम शिखर शिखर बोलते हैं, मतलब थोड़े मधुमक्खी के छत्ते जैसी। इसमें जो बेस होता है वो स्क्वायर शेप होता है, और जो उसका टॉप होता है वो कलश शेप में होता है, कलश शेप में थोड़ा थोड़ा। और इसका एग्जांपल याद रख लेना, सन टेम्पल। और द्रविडियन ये होते हैं साउथ इंडिया में। और जो इनका टॉप टावर होता है ना, वो थोड़ा पिरामिड शेप में होता है, पिरामिड शेप विद स्टेप्स। एंड जो इनके जो गेट होते हैं ना, जो गेट वे होते हैं, वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, जिनको गोपुरम्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल थंजावुर याद रख लेना, और एक मीनाक्षी टेम्पल भी याद रख सकते हो। और फिर आते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये मुगल्स और दिल्ली सुल्तान्स के द्वारा लाए गए थे। इसमें डोम्स होते हैं, और बड़े बड़े क्या कहते हैं, मीनारेट्स होते हैं, टॉल टावर्स होते हैं। इसका एग्जांपल है मीनारेट्स का, जैसे कुतुब मीनार हो गया, बहुत लंबे लंबे टावर हो गए। और जो ताजमहल हो गया, उसमें डोम्स जो होती हैं वो ताजमहल इसका एग्जांपल हो गया। अब आता है फिर पपेट्री। पपेट्री होती है जो कठपुतली जो नाटक होता है ना, उसको बोलते हैं। तो ये एंटरटेनमेंट का फॉर्म और एक स्टोरी टेलिंग की फॉर्म है। तो ये 4 टाइप की होती है, एक स्ट्रिंग, शैडो, ग्लब और रॉड। स्ट्रिंग में जो क्या कहते हैं अपनी अटैच होती है वो स्ट्रिंग से, और वो स्ट्रिंग अटैच होती है हमारी फिंगर्स से। हम फिंगर मूव करते हैं तो फिर वो जो कठपुतलियाँ वो भी मतलब परफॉर्म करते हैं। और जो शैडो है उसमें पहले एक लेदर की शीट होती है, जिसके पीछे से हम प्रोजेक्शन लाइट मारते हैं, और कठपुतली की शैडो बनती है, तो फिर उससे पूरा जो नाटक होता है वो परफॉर्म होता है। और ये स्ट्रिंग वाली तो राजस्थान में फेमस है, और ये आंध्र प्रदेश में फेमस है। ग्लव वाली यूपी में फेमस है। इसमें अपने हाथों में जैसे ग्लव्स पहन लेते हैं, ऐसे कठपुतली को पहन लेते हैं, और जो उसका हेड है वो मिडल फिंगर्स द्वारा मूव होता है, और थंब से उसके आर्म्स होते हैं मूव। तो इस तरह से वो भी मूव करती है। और जो रोड पपेट है ये फेमस है बंगाल में। ये एक रोड के ऊपर इसको मतलब कठपुतली को फिक्स कर देते हैं। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। डिस्कस द स्टेटस ऑफ वुमेन्स इन एंशिएंट इंडिया। तो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता था, जो वुमेन्स हैं उनको काफ़ी हाई स्टेटस दिया गया था, और काफ़ी हाई स्टेटस दिया गया था, और उसमें देवर एजुकेटेड, उसमें वो उनको पढ़ाया लिखाया जाता था, और वो अपने जो हस्बैंड है उसको खुद ही चूज़ कर सकती थी, जिसको स्वयंवर बोला जाता था। और वो सभा में भी पार्टिसिपेट करती थी, और चाइल्ड मैरिज और सती ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम। और लेटर वैदिक पीरियड के बाद जो उनका हाई स्टेटस है वो डिक्लाइन कर दिया गया, और एजुकेशन के लिए मना कर दिया गया, और घर के अंदर चार दीवारी के अंदर उनको रहने के लिए बोला गया, और जो चाइल्ड मैरिज ही और सती जो प्रथा थी वो स्टार्ट कर दी गई। और इसके मतलब कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स याद रख लो, जैसे रानी दुर्गावती। इसके बाद पूछा गया है कि रोल ऑफ किंग एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो किंग का रोल होता है कि अपने सुप्रीम हेड होता है, और नॉट अ डिक्टेटर, मतलब एक तानाशाह ना बने, और एक सुप्रीम हेड की तरह काम करे, अपने राजधर्म का पालन करे, और अपने प्रजा के प्रति वेलफेयर रखे उनके। और ये लीड करता है आर्मी को, और जस्टिस करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने इनका काम होता है कि किंग को हमेशा सलाह देना, और जो डिपार्टमेंट होते हैं उनको मैनेज करना, जो ट्रेजरी, आर्मी और इन सब का डिपार्टमेंट होता है उन सबको ये मैनेज करते हैं। फिर आता है डिस्कस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। ये 19th सेंचुरी के रिफॉर्म्स जो थे। तो इसमें आता है सबसे पहले ब्राह्मो समाज,
राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया था और सपोर्ट करा था जो विधवा हैं उनको दोबारा शादी करने के लिए। और आर्य समाज, ये जो स्वामी दयानंद जी ने स्थापित करा था, इन्होंने बोला था कि अपने वेदों पे वापस जाओ, मतलब वेदों का फिर से फॉलो करना शुरू कर दो। और अपोज करा था कास्ट सिस्टम का। और रामकृष्ण मिशन, ये स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट करा था। इसमें फोकस था कि जो तुम एक दूसरे के भले के लिए काम करना शुरू करो, मैनकाइंड के लिए। सर्विस टू मैन इज़ सर्विस टू गॉड। अगर तुम किसी का भला करोगे, किसी का काम करोगे, तो वो एक तरह का जो वो भगवान को लगेगा। और फिर आता है सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले। ये था कि मतलब जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनके राइट्स के लिए लड़ी थी ये, और वुमेंस के एजुकेशन के लिए लड़ी थी। फिर आता है डिस्क्राइब प्री वैदिक एंड वैदिक रिलीजन। प्री वैदिक मतलब हड़प्पन टाइम। इसमें लोग वर्शिप करते थे नेचर की, ट्रीज़ की, एनिमल्स की, और मदर गॉडेस की, एंड पशुपति यानी शिव जी की। तब कोई टेम्पल नहीं थे, और लोग जो वर्शिप करते थे वो आइकन्स की करते थे। फिर वैदिक रिलीजन में आता है प्री वैदिक। वैदिक में आता है अर्ली वैदिक। इसमें जो पूजा करते थे लोग, वो करने लगे थे इंद्र की, अग्नि की, वायु की, और प्रेयर मतलब अपने जो कैटल्स होते थे, जो उनके पास पशु होते थे उनकी, और अपने बच्चों की। इसमें नो आइडल्स थे, मतलब जो स्टैचूज थे वो ख़त्म कर दिए गए थे। अब इस लेटर वैदिक, इसमें जो रिचुअल थे वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए थे, जो यज्ञ वगैरह होते थे, और मतलब वो कॉमन हो गए थे। और जो न्यू गॉड लाइक प्रजापति, क्रिएटर एंड विष्णु बिकेम इम्पोर्टेंट। जो प्रजापति, क्रिएटर और विष्णु थे वो इसमें इम्पोर्टेंट हो गए थे। फिर आता है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये एक ओल्डेस्ट डेसिफाइड स्क्रिप्ट है। ये मतलब इंडिया में जितनी भी स्क्रिप्ट है उन सब के मदर मानी जाती है। ये लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है। और डेसिफाइड का मतलब होता है जिसका हम मतलब निकाल सकें, मतलब हम जिसको समझ पाएँ। जैसे ये है हड़प्पन स्क्रिप्ट। इट वाज डेवलप्ड बाय इंडस वैली पीपल, यानी सिंधु घाटी के जो लोग थे उन्होंने इसको डेवलप करा था। और ये एक पिक्टोरियल थी, मतलब इसमें इमेजेस वगैरह बनाते थे वो दीवारों पे। और ये जो है ना राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखी जाती है। एंड इट इज़ नॉट येट डेसिफाइड, यानी मतलब इसका अभी भी हमको मिली है तो उसका हम अभी भी मतलब नहीं निकाल पाते हैं। और अब बात करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें कुछ आर्ट और क्राफ्ट देखते हैं। तो उसमें थी सील, जो मतलब एक पत्थर की ये पत्थर की बनी होती थी। पत्थर का नाम था स्टेटाइट। और और ये ना मतलब यूज्ड फॉर ट्रेड, मतलब ये व्यापार के लिए। जैसे अब हम पैसे यूज़ करते हैं, तो उस ज़माने में स्टोन की ये सील्स यूज़ होती थी, जिन पे यूनिकॉर्न और बुल बने होते थे। यूनिकॉर्न मतलब एक सिंग वाला जो घोड़ा होता है वो। और रेड पोइट्री, मतलब दीवारों पे वो ट्रीज़ पे क्या कहते हैं ब्लैक डिज़ाइन से पोइट्री करते थे। ये इनकी क्राफ्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट। स्कल्पचर मतलब एक स्टैचू, मतलब जो ब्रॉन्ज़ यानी ब्रॉन्ज़ का बना हुआ एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू, एक पुजारी का जो पत्थर से बनाया था स्टैचू। ऐसे-ऐसे मतलब उनकी जो आर्ट थी। ज्वेलरी मेड नेकलेस लेस एंड नेकलेस लेस एंड बैंगल्स यूजिंग गोल्ड, सिल्वर एंड बीड्स। इन्होंने बहुत पहले ही बनाने शुरू कर दी थी ज्वेलरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। बात करते हैं आर्किटेक्चर। ये तो हमने पढ़ ही लिया है। बात करते हैं केव्स की। डिस्कस द मेजर केव आर्किटेक्चर। तो ये जो केव्स हैं ये सॉलिड रॉक को काट के बनाते थे, जिससे जो मॉन्क्स होते हैं, जो साधु होते हैं, साधु संत, वो इसमें आराम से बैठकर रह सकें और प्रार्थना कर सकें, अपना मेडिटेशन वगैरह। तो अजंता केव्स के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये महाराष्ट्र में है, और इसमें मतलब काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स हैं जो दिखाती हैं कि बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनकी लाइफ कैसी थी। मतलब उसमें पिक्चर्स बने हुए हैं उनकी मतलब बचपन की, फिर जैसे जैसे वो बड़े हुए पूरी लाइफ की। एलोरा केव्स ये फेमस है कैलाश टेम्पल के लिए। ये इसको मतलब पूरे एक सिंगल रॉक को इसको काट के बनाया गया है, इस वाली केव को, बिना मतलब किसी दूसरे रॉक को मिलाए। सिर्फ सिंगल पूरे पहाड़ को काट के बनाया है इसको। और ये
सिंगल ह्यूज रॉक फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से काटते हुए पूरे नीचे तक एक पहाड़ को, इस केव को बनाया गया है। इसमें चेतियाज होते थे और विहाराज होते थे, मतलब एक प्रेयर हॉल होते थे और लिविंग क्वार्टर्स होते थे। ये प्रार्थना करने के लिए हॉल्स और रहने के लिए क्वार्टर्स बनाए गए थे इसके अंदर। और ये पपिट्स वाला हो गया है। एक ये और देख लेते हैं लास्ट, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें एक ग्रेट बात था मोहनजोदारो। यह एक पब्लिक वाटर टैंक था बहुत बड़ा। और एक था धोलवीरा, हैड अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रिजर्वायर एंड डैम्स टू स्टोर रेन वाटर। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स रिजर्वायर था रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। ड्रेनेज, एवरी हाउस वॉज कनेक्टेड टू कवर्ड ड्रेन, स्ट्रीट ड्रेन, मतलब जो हर घर से जो ड्रेन आती थी वो प्रॉपर जो स्ट्रीट की ड्रेन थी उससे मतलब मिलती थी। मतलब हड़प्पा में बहुत बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम पहले से ही था। इन साउथ इंडिया, चोला किंग्स बिल्ड द ग्रैंड एनिकट ऑन रिवर कावेरी टू डाइवर्ट वाटर फॉर इरिगेशन। जो रिवर कावेरी थी उसमें से मतलब डाइवर्ट कुछ पाथ बना दिए थे जिससे इरिगेशन हो पाए, ये खेतों में सिंचाई हो पाए। और स्टेप वेल मैंने बता ही दिया था, जो मतलब ज़मीन के नीचे ऐसे ये स्टेप्स वाली एक वो बना देते हैं। इसमें जब स्टेप ये मतलब एक ऐसा गड्ढा टाइप बना देते हैं, जब पानी आता है तो वो पानी ऐसे ऐसे अंदर आके इसमें भरता रहता है और ये पूरा पानी एक तरह का रिजर्वायर बढ़िया बन जाता है। सो डेट्स ऑल, आई थिंक आई कवर all the important and expected questions. So all the very best. Thank you.